गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप बोर्ड में 90 प्लस मार्क्स चाहते हैं कि केमिस्ट्री में आपके मार्क्स जो है 90 प्लस आए, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको 2019 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पेपर हैं इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। इनमें पूछे गए प्रत्येक क्वेश्चन को याद कर लेना है और पूरा का पूरा आपका 90 नंबर से ऊपर का इतने ही पेपरों में आपका फंस जाएगा। तो उस सीरीज में आज हम जिस पेपर की बात करेंगे बेटा वो है सेट नंबर 347। कितना बेटा? 347 एफओ, जो कि 2019 में पूछा गया था। इस पेपर को देखेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे, कैसा क्या इनका आंसर होगा। देखिए, ये आपको सब बेसिक चीज़ें पता ही हैं कि समय 3 घंटा होता है 15 मिनट, पूर्णांक होता है 70 का। ये सब आपके काम करने, हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक मिनट बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में कितने विकल्प बेटा? 4। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सही विकल्प चुन करके आपको उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला कह रहा है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है? H2O है, O2 है, NaCl है या C6H6? सबको पता है कि अनुचुंबकत्व को प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है वो O2 होता है। क्या होता है बेटा? O2। तो इस तरह से आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 के का कौन सा करेक्ट है बेटा? सेकंड, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब का विलयन है। देखिए, ये वाले सवाल आप सीख लेना बेटा, ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल सवाल होते हैं। जब भी आपसे सबसे कम पूछे या सबसे ज़्यादा पूछे तो आपको निकालना है बेटा आई। क्या निकालना है बेटा? आई। जिसका आई ज़्यादा होगा, आई की वैल्यू जिसकी क्या होगी बेटा? ज़्यादा, उसका वाष्प दाब कम होगा। उसका वाष्प दाब कम होगा, ये आप रूल समझ लीजिए। जिसका आई ज़्यादा होगा उसका जो वाष्प दाब है वो कम होगा। अब आई कैसे निकलता है बेटा? आई निकलता है आपके पास मोलरता इंटू आयनों की संख्या। मोलरता इंटू किसकी संख्या बेटा? आयनों की संख्या। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, 1 मोल ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में आयन तो होते नहीं, मोलरता 1 दी है और आयन की संख्या 1 हो जाएगी, तो इसका आई आ गया 1, ग्लूकोज का है। आई 1 आया किसका बेटा? ग्लूकोज का। सेकंड देखिए क्या दिया है, सुक्रोज। सुक्रोज के भी आयन नहीं बनते, लेकिन मोलरता कितनी दी है? 1। तो ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू 1, तो ये भी आंसर आ जाएगा 1। ये किसका है बेटा? सुक्रोज का है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, 1 मोलर NaCl। तो अगर हम मोलरता तो 1 दी है, अब NaCl की बात करें बेटा, तो NaCl कैसे टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस, तो नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? 2। तो 2 का गुणा कर देंगे, ये 2 हो गया, तो ये 2 आ गया NaCl का। अब अगला क्या दिया है, K2SO4। अब K2SO4 की अगर मैं बात करूं तो K2SO4 आपका कैसे ब्रेक होगा बेटा? 2K प्लस और SO4 -2, तो नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? 3। तो आई निकलेगा, मोलरता है 1, आयनों की संख्या है 3, तो कितना आई आ गया? 3। अब 3 आई आ गया किसका बेटा? K2SO4 का। तो क्या बोला मैंने, जिसका आई ज़्यादा उसका वाष्प दाब कम। तो पूछा है आपसे निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब विलयन होगा, तो किसका होगा बेटा? फोर्थ का। तो फोर्थ का नंबर हम लिख देंगे, क्योंकि इसका आई सबसे ज़्यादा है, जिसका आई ज़्यादा उसका वाष्प दाब कम, तो ये हो गया फोर्थ का K2SO4। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़िए बेटा। बोला जा रहा है, निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परख नलियों में रखे गए हैं। 4 आपके लवण के विलयन, उनको अलग अलग परख नलियों में रखा गया है तथा प्रत्येक पर तांबे की एक पट्टी डुबो दी गई है, और हर एक विलयन में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई है। पूछा जा रहा है कौन सी विलयन अंत में नीला हो जाता है? कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? तो देखिए ध्यान से इसका आंसर, आपको 4 बिलियन दिए गए हैं। जो बिलियन है उनको मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट बिलियन है बेटा ZnNO3 का होल ट्वाइज। सेकंड बिलियन है बेटा CdNO3 का होल ट्वाइज। फोर्थ बिलियन है AgNO3, और चौथा बिलियन है आपके पास बेटा PdNO3। ये 4 बिलियन दिए गए हैं, ठीक है। अब इन चारों बिलियनों में तांबे की पट्टी डाल दी गई है। तांबे की क्या डाल दी गई बेटा? पट्टी। अब देखिए बोला गया है कौन सा विलयन है जिसका रंग नीला हो जाएगा। नीला किसका होगा? यदि विलयन नीचे वाली धातु का बन गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे वाली धातु का अगर विलयन है तो वहां पर आपकी क्रिया हो जाएगी और रंग बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जिंक है और कॉपर है, तो यहाँ देखिए, लेकर सरकार का नाम मांगे अलादीन महान, जान कर
जानकर यानी कि जान जी बिलियन ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, तो ये सही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। जानकर फेंकी कलम दवात, कलम दवात पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। कौन आगे सुन प्रभात, जानकर फेंकी कलम दवात, कोई नहीं है सुन प्रभात, अब प्रभात कॉपर से पहले आ गया। कौन आया, कौन आया आगे, अब यहाँ देखिए, तो कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहले आता है और बाद में क्या आता है, आपका एजी बाद में आता है, और यहाँ उल्टा है, एजी का बिलियन है, बिलियन हमेशा ऊपर वाले का होना चाहिए, पर आपको पता चल गया कि इस वाले में एजी का बिलियन है और इसमें धातु किसकी बड़ी, कॉपर की, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप हमेशा याद रखना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर आएगी उसका बिलियन होना चाहिए और नीचे वाली धातु का धातु होनी चाहिए, ताकि कोई रिएक्शन ना हो, और अगर ऐसा नहीं तो रिएक्शन होगी और कलर बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। अब आपको ये बताना है कि शून्य कोट की कोई अभिक्रिया है, उसके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। देखिए, वेग स्थिरांक का मात्रक होता है बेटा के का मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकेंड की पावर -1। n क्या होता है बेटा, कोटि होती है, तो कोटि क्या बोला, शून्य कोटि, तो n की जगह कितना रख देंगे, शून्य बेटा। अगर n की जगह शून्य रखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल 1 की पावर 0, लीटर 0 की कामा -1, सेकेंड की पावर -1, तो मात्रक क्या आ जाएगा, मोल की पावर -1, लीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1। ऑप्शन मिला लीजिए बेटा, तो आपका होना चाहिए मोल की पावर 1, तो मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1, सेकेंड की पावर -1, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख दिया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइड को एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है, Br2KOH, NaOH, CaO, HCl, ZnCl2, K2Cr2, O7, H2SO4। देखिए इसको बेटा, एमाइड क्या होता है बेटा, इस कंपाउंड को बोलते हैं एमाइड। अब बोल रहा है इस एमाइड को डायरेक्ट अगर आपको एमीन में बदलना है, किसमें बदलना है बेटा, एमीन में, तो यहाँ पे कौन सा अभिकर्मक यूज होता है, तो यूज होता है यहाँ पे बेटा ब्रोमीन प्लस कास्टिक पोटास, ब्रोमीन प्लस कास्टिक पोटास, और इस मिश्रण का नाम होता है बेटा हाफ मैन ब्रोमामाइड, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड रिएक्शन, याद रखना बेटा। तो कौन सा यूज हुआ, फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे लिख दिया, अंगा का फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पिरिडाक्सिन नाम है, जो पिरिडाक्सिन है वो किस विटामिन का नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो पहली विटामिन B1 विटामिन, तो याद रखना मैं यहाँ पे सब विटामिनों का नाम बता दे रहा हूँ बेटा। B1 विटामिन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो इसको कहते हैं हम लोग बेटा थायमीन, क्या बोलते हैं बेटा, थायमीन, या इसी को कुछ लोग बेटा एनयू रिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एनयू रिल बोलते हैं। अब क्या है B2, विटामिन B2 की अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। अब आगे बेटा विटामिन 6, विटामिन 6 का नाम होता है बेटा पिरिडाक्सिन, क्या नाम होता है बेटा, प्रीडाक्सिन। और क्या है विटामिन B12, विटामिन B12 को हम लोग बोलते हैं साइनो कोबाल कोबालामीन, क्या बोलते हैं बेटा, साइनो कोबालामीन। तो ये आपके चारों विटामिन के नाम हो गए। आपसे पूछा जा रहा है कि पिरिडाक्सिन किसको कहते हैं, विटामिन B6 को, तो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ गया, विटामिन B6, हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आइए, ये दो दो नंबर वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट गए, उसको काट दीजिए बेटा। दूसरा पढ़िए, बोला जा रहा है 7.5 ग्राम पदार्थ के 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक आपको दिया गया 1.86। देखिए सवाल कैसे बोर्ड कॉपी में लगाना है, तो डाल दिए प्रश्नोत्तर दूसरे खा, जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। पदार्थ का द्रव्यमान WB बराबर 7.5 ग्राम, जल का द्रव्यमान WA बराबर 75 ग्राम, हिमांक में कमी जिसको डेल्टा TF से लिखा होगा दिया है 1.2 ग्राम, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। पदार्थ का अणुभार पूछा जिसको हम MB से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने हिमांक अवनमन का सूत्र लगा दिया। किसका सूत्र लगा बेटा, हिमांक अवनमन, तो हो गया डेल्टा TF बराबर KF NB बटे WA इन kg। डेल्टा TF 1.2,
KF हो गया 1.86, NB को NB रहने दो, WA को kg में रखना है, तो 75 ग्राम है तो उसे 1000 से भाग दे दिया बेटा। अब यहाँ से 1.5, अब ये हो गया 1.86, NB को NB रहने दो, 75 को 1000 से भाग दोगे तो 3/40। अब 40 कहाँ जाएगा, ऊपर पहुँचेगा बेटा, तो ये हो जाएगा 1.2 बराबर 1.86 इंटू 40 इंटू NB/3। सही यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करिए, इस 3 को इधर ले आई तो 1.2 इंटू 3 हो जाएगा। अब 1.86 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, तो ये हो जाएगा बेटा 74.40 इंटू NB का फार्मूला खोल दीजिए WB/MB, WB/MB। अब WB कितना दिया है 7.5, यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब हमें MB को इस तरफ ले आए, 1.2 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3.6 MB इक्वल टू 74.40 इंटू 7.5। अब MB फाइंड करना है तो बाकी चीज़ें इधर ले चलता हूँ, तो MB बराबर फार्मूला हो जाएगा 74.4 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 3.6, ये 3.6 इधर आ गया बेटा। अब देखिए जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा MB इक्वल टू इतना होगा। अब 36 को 4 से डिवाइड करिए, किससे बेटा 3 से डिवाइड कर दीजिए, और 75 को 3 से, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12। अब जो 74.4 है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, तो ये हो जाएगा बेटा 1860 और नीचे कितना जाएगा 12। अब 12 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके 930/6, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। फिर अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 310 डिवाइड बाई 2। अब 310 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 155 ग्राम पर मोल। तो MB का मान कितना आ गया बेटा 155 ग्राम पर मोल आता है। पदार्थ का जो अणुभार है वो आपके पास कितना होगा बेटा 155 ग्राम पर मोल होगा। आता है पदार्थ का जो अणुभार है वो कितना हो जाएगा 155 ग्राम पर मोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि जिंक +2 1 मोलर से बन रहा है बेटा CO+2 1 मोलर से CO। सेल का EMF ज्ञात कीजिए। सेल का क्या ज्ञात कीजिए बेटा EMF। जबकि इस सेल के लिए E0 जिंक +2 से जिंक तथा CO+2 से CO के लिए मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा +0.28 वोल्ट हैं तथा इनकी सांद्रता 1 मोलर। देखिए ये सवाल कैसे होगा बेटा। तो आपको दिया क्या गया है E0 दिया गया है, तो E0 जिंक +2 से जिंक दिया है -0.76 वोल्ट, CO+2 से CO दिया है 0.28 वोल्ट। अब सेल दिया गया है आपको ये, और आपको फाइंड क्या करना है बेटा EMF। तो हम सबसे पहले सेल रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा सेल अपक्रिया लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा सेल अपक्रिया। सेल अपक्रिया कैसे लिखी जाती है बेटा, देखिए 1 2 3 4 इस तरह से इनको नंबर दे देना 1 2 3 4। तो 1 और 3 को पहले लिख देना है, 1 और 3 को पहले और 2 और 4 को बाद में लिख देना है। फिर यहाँ से यन निकाल लेना है। यन क्या होता है बेटा किसी एक इलेक्ट्रोड पर परिवर्तन होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जैसे जिंक देखें तो 0 से कहाँ जा रहा है 2, तो कितने 2 का। ठीक बेटा, तो ये हो गया यन हमारा। अब हम यहाँ से लगा देते हैं नर्नेस समीकरण। जब भी आपको EMF निकालना हो तो नर्नेस समीकरण लगा देना। नर्नेस समीकरण क्या कहता है बेटा EMF बराबर होता है E0 सेल -0.06/n log 10⁻³ अब E0 सेल कैसे निकलेगा बेटा, E0 सेल होता है बेटा कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड क्या होता है बेटा, कैथोड होता है आपका जो बाद में लिखा हो, एनोड क्या होता है जो पहले लिखा हो। तो कैथोड हो गया कोबाल्ट, एनोड हो गया जिंक। कैथोड माइनस एनोड लिखोगे तो कैथोड है CO+2 और एनोड है Zn+2। ये हो गया E0 सेल। -0.06 की जगह 2 रख दिया। लॉग ऊपर लिखते हैं बेटा उत्पाद और नीचे लिखते हैं अभिकारक। Q का मतलब होता है उत्पाद बटे अभिकारक। तो जैसे ही बेटा आप उत्पाद ऊपर लिखें तो उत्पाद क्या है, उत्पाद है Zn+2 CO और अभिकारक क्या है ये दोनों, तो इनको रख दिया। सही है। अब वैल्यू रख दी बेटा E0 सेल की सवाल में वैल्यू कितनी दी गई है 0.28 माइनस इसकी वैल्यू है -0.76 माइनस इसको डिवाइड कर दिया तो 0.03 log 10⁻। Zn+2 1 CO 1 ये सब 1 1 है तो ये हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा बेटा प्लस का। अब यहाँ पर ये बनेगा log 1, ये कितना बन जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है। तो 0 का मल्टीप्लाई से करो 0, तो EMF आपके पास आ जाएगा 1.04 आता है। सेल का जो EMF है वो आपके पास कितना होगा बेटा 1.04 वोल्ट होगा। सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ब्राउनी गति क्या है, ये आपके सिलेबस से हट गया है तो इसको काट दीजिए आप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 4 हो गया, 3 में चलते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग बात करें तो क्या कह रहा है, चीनी के एक सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है
चीनी के सिरे की मोललता क्या होगी। तो आपसे पूछ रहा है कि जो चीनी का सिरा है उसकी मोललता क्या होगी। तो देखिए इस सॉल्व कैसे आप लगाएंगे। तीसरे का नंबर है चीनी का द्रव्यमान, चीनी के सिरे का द्रव्यमान, चीनी के सिरे की मोललता दी गई है, चीनी के सिरे की क्या दी गई है, मोललता दी गई है। मोललता का सूत्र क्या होता है बेटा, मोललता होता है मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब चीनी के मोल निकाल लेते हैं, तो मोल का सूत्र क्या होता है, जिसका निकालना उसका द्रव्यमान बटे उसका अणुभार। तो एनबी कितना दिया है बेटा 34.2, अणुभार होता है 342, भाग दे दोगे आ जाएगा 0.1। अब देखिए यहाँ हमको लिखना है बेटा विलायक का द्रव्यमान, यहाँ हमको किसका लिखना है बेटा, विलायक का द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पर दिया है चीनी के सिरा, चीनी का सिरा क्या होता है, चीनी और पानी का मिश्रण यानी कि विलयन है, यानी कि ये क्या दिया गया बेटा, विलयन दिया गया। तो चीनी के सिरे का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा चीनी का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान। अब हमें यहाँ से जल का द्रव्यमान निकालना है, तो चीनी के सिरे का द्रव्यमान है 214.2, चीनी का द्रव्यमान है 34.2, जल का द्रव्यमान आ जाएगा डब्ल्यू ए। तो डब्ल्यू ए को इधर रख लो, बाकी इसको इधर ले आओ, तो ये चीज बनेगी बेटा। अब जब आप इसको घटा देंगे तो आपके पास डब्ल्यू ए बटेगा 180 ग्राम। तो डब्ल्यू ए कितना आ गया 0.18 kg। भाई अगर केजी में लाना है तो 1000 से भाग दे देंगे। तो एन बी और डब्ल्यू ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है बेटा, ये है आपके पास। तो जब इसमें रखोगे तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 0.18। और जब इसको भाग दोगे बेटा तो ये हो जाएगा 10/18, 2 से काटोगे तो 5/9। तो यहाँ से जब 9 का भाग 5 में दे दोगे तो n बराबर आ जाएगा 0.55। अब मोललता का मात्रक क्या होता है बेटा, मोल पर केजी होता है। क्या होता है मात्रक, मोल पर केजी। अतः चीनी के सिरे की मोललता कितनी हो जाएगी 0.55 मोल पर केजी हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा प्राथमिक सेल क्या होते हैं, शुष्क सेल का वर्णन संक्षेप में करना। अब आपको बताना है कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं और शुष्क सेल का वर्णन करना है संक्षेप में। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं बेटा प्राथमिक सेल की, तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं बेटा, ऐसे सेल जो एक बार अनावेशित होने के बाद पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते प्राथमिक सेल कहलाते हैं। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं बेटा, ऐसे सेल जो एक बार अगर अनावेशित हो गए, एक बार बेटा क्या हो गए, अनावेशित हो गए, तो आप उनको पुनः आवेशित नहीं कर सकते, ऐसे सेलों का नाम होता है प्राथमिक सेल। अब हम बात करें तो उदाहरण तो शुष्क सेल हो गया, मरकरी हो गई आदि। अब दूसरा में शुष्क सेल के विषय में करना है। तो देखिए इन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। जो शुष्क सेल होते हैं इनमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है तब विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है, और जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो विद्युत उत्पादन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अतः इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है। गा नंबर क्या है, पहले गा को देखिए। निम्न पर हार्डी सुल्जेनियम एंजाइम, ये दोनों आपके सिलेबस से हट गए हैं। क्लोरीन बनाने का बिरचन, ये भी सिलेबस से हट गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। पायरोलूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि और इसकी अम्लीय फेरस सल्फेट तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। हाँ तो ये वाला आप स्वयं से कर लेना बेटा, इसको मैं करा चुका हूँ अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा एनिलीन कैसे बनता है उसका रासायनिक समीकरण लिख देना, तथा एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली अपक्रियाओं का समीकरण भी लिखना है। ये कर लेना अपने से। संघनल बहुलक क्या है, बैकेलाइट और टेरिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण, ये आप अपने से कर लेना बेटा, ये सब मैं अलग से करा चुका हूँ। साबुनीकरण को परिभाषित कीजिए। साबुन बनाने की आधुनिक विधि संक्षेप में लिखिए। नहाने और कपड़ा धोने के साबुन में प्रमुख अंतर, ये भी आप स्वयं से कर लेना बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम ये हो गया, ये कौन सा था बेटा 4 हो गया। 4 के बाद आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा अभिक्रिया की आणविकता और कोट की परिभाषा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कर लेना अपने से। किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती तो वेग स्थिरांक की गणना करना है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क की, ये सिलेबस में नहीं, इसको काट दीजिए बेटा। संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या करना है तथा इन यौगिकों के नाम लिखना है। तो नाम मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, बाकी व्याख्या आप कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, नोट्स में पढ़ लेना बेटा। अगर हम बात करें बेटा K3Al C2O4 के होल थ्राई, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ये आपका फर्स्ट का। अगर मैं सेकंड का नाम लिखूं बेटा, तो सेकंड क्या है, जिंक है, तो ये हो जाएगा बेटा पोटेशियम 4 OH है तो हो जाएगा टेट्रा
OH का नाम होता है हाइड्रोक्साइड O, और जिंक का नाम हो जाएगा जिंकेट, और ऑक्सीकरण संख्या हमेशा जिंक की +2 होती है। अगर कोई यौगिक बना रहा है तो +2 होगी, याद रखना। और जो भी ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको रोमन, ये दोनों नाम हो गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाइलोएरिन क्या है, इसकी दो मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखिए, फ्रियान का सूत्र तथा इसका उपयोग। हाइलोएरिन क्या है ये लिख देना है, इसकी दो प्रमुख प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेटा लिख लेना अपने से, फ्रियान का सूत्र तथा इसके उपयोग, ये सब कर लेना। ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कर देना, वहां मैं आपको इसके सोल्यूशन का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जिन बच्चों के पास नहीं है वो ध्यान दे बेटा, ये व्हाट्सएप नंबर हो गया 6390499232। ठीक, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, क्वेश्चन की फोटो लेके भेज देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फार्मल्डिहाइड तथा मेथिल एसीटेट से मेथिल एल्कोहल के विचरण की विधियां। आपको बताना है कि फार्मल्डिहाइड से एवं मेथिल एसीटेट से मेथिल एल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, मेथिल एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और ऑक्जिलेट अम्ल के साथ अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं उसका समीकरण लिखना है तथा इसके प्रमुख उपयोग को लिख देना है। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इसके बाद आपको बेटा जो क्वेश्चन तैयार करना है उन दो में से कोई एक करना है, या तो उसको करना है या तो फिर इसको कर देना। अविरत ईथरीकरण और विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है कि अविरत ईथरीकरण और विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ईथर कैसे बनाया जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड तथा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ईथर की रासायनिक अपक्रिया समीकरण, तथा साथ में आपको एसिटिक एनहाइड्राइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ईथर को बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है तथा ईथर का एक परीक्षण भी लिखना है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण, ये वाली रिएक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या होता है जब इसमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला क्या कह रहा है, फार्मल्डिहाइड की फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए जब हम फार्मल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ करते हैं तो रासायनिक समीकरण में फार्मिक अम्ल बनेगा तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है बेटा, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित करते हैं। एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ क्या कर रहा है बेटा, आश्रित कर रहा है। तो देखिए एसीटोन को जैसे ही आप सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित करेंगे तो वहां से आपको मेसिटिलीन बनेगी। क्या बनेगी बेटा, मेसिटिलीन बनेगी। और यहाँ पर एसीटोन के 3 अणु लिए जाते हैं। कितने अणु लेते हैं बेटा, 3 अणु ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मिनट बेटा। नेक्स्ट कह रहा है फार्मल्डिहाइड की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराई जाती है और उत्पाद का जल अपघटन किया जाता है। कि फार्मल्डिहाइड क्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराना है और जल का वो उत्पाद जो बनेगा उसका जल अपघटन कराना है। तो देखिए फार्मल्डिहाइड की रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराए तो ये यौगिक बनता है बेटा। अब इस यौगिक का जल अपघटन करा दोगे तो यहाँ से एथिल एल्कोहल और ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिक अम्ल को अगर हम PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो देखो मैं इस रिएक्शन को कई बार बता चुका हूँ बेटा कि कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें OH समूह हो और उसकी रिएक्शन अगर आप PCl5 से करा रहे हैं तो OH की जगह Cl जोड़ देना, OH की जगह क्या जोड़ देना, Cl, और साथ में बना देना POCl3 और HCl। बस ये रिएक्शन होती है, याद कर लो हमेशा के लिए। अब इसमें देखो एस्टिक अम्ल की करा रहे हैं तो ये हो गया एस्टिक अम्ल, ये हो गया PCl5, तो OH की जगह हमने Cl लगा दिया और साथ में POCl3 HCl बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बेंजल्डिहाइड की सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया, तो ये काइनीजारो अपक्रिया होती है। क्या होती है बेटा, हमेशा याद रखना कि अगर बेंजल्डिहाइड हो, ये होता है बेंजल्डिहाइड, या फिर आपका वो फार्मल्डिहाइड हो, अगर इन दो में से किसी भी रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ करा रहे हैं तो एक बार CHO के पास लिख देना बेटा CH2OH और सेम जो बना हो उसको आगे जोड़ देना, और एक बार CHO की जगह लिख देना COO- Na+, और इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा काइनीजारो अपक्रिया। ठीक, तो हमने यहाँ पे देख लीजिए बेंजल्डिहाइड है, 2 अणु लिए तो एक बार उसको बेंजिल एल्कोहल और एक बन गया सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट, सॉरी ये नाम सही सुधार लेना बेटा, ये सोडियम बेंजोएट है, बेंजोएट मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, बेंजोएट हो गया बेटा। अब देखिए ये हो गया, खा नंबर पूरा हो गया। अब देखिए क्या है, खा के बाद आते हैं क्या हो गया, हाँ अब देखिए अथवा अगर आप ये रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप इन रिएक्शनों को कर सकते थे। ये रिएक्शन क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण इसमें भी देना है कि फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल से क्या बेटा, ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए
अगर आपको फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल बनाना है तो फार्मिक अम्ल के दो अणुओं को लेना है, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो वहाँ से बनेगा सोडियम फार्मेट, जिसको 360 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करोगे तो सोडियम ऑक्जेलेट बनेगा, जिसके ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रवाहित करने पर आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और कैल्शियम ऑक्जेलेट के ऊपर जैसे ही तुमने H2SO4 डाला तो वहाँ से ऑक्जेलिक अम्ल बन जाता है। तो इस कन्वर्जन को याद रखना बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एस्टिक अम्ल से एथिलेमिन। अब आपको एस्टिक अम्ल से बेटा एथिलेमिन बनाना है, तो ध्यान से देखिए। एस्टिक अम्ल से एथिलेमिन, तो ये हो गया एस्टिक अम्ल, इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दो तो यहाँ से बन जाएगा अमोनियम एसीटेट। यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा? अमोनियम एसीटेट। अब इसका शुष्क आसवन कर दोगे तो ये बन जाएगा एसिटामाइड। क्या बन जाएगा बेटा? एसिटामाइड। और एसिटामाइड की रिएक्शन अगर तुमने P2O5 के साथ करा दी, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो मेथिल साइनाइड, और मेथिल साइनाइड का चयन जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो वहाँ से हमको एथिलेमीन मिल जाती है। क्या मिल जाती है बेटा? एथिलेमीन मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है देखो, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन। नेक्स्ट में क्या है? एस्टल्डिहाइड से आपको एसीटोन बनाना है, तो देखिए ये हो गया एस्टल्डिहाइड। अब इससे हमको क्या बनाना है बेटा? एसीटोन। तो जब हम एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ से एक योगात्मक यौगिक इसका जल अपघटन करा दिया तो यहाँ से बन गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब आइसोप्रोपिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण जैसे ही तुमने कराया तो वहाँ से आपको एसीटोन मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। एनिलीन से क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड। तो देखिए ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं सीधे सीधे नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ बेटा? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल इसका बना देता है BDC लवण। क्या बना देता है? BDC लवण। और इसकी रिएक्शन जैसे ही BDC लवण में आप एल्कोहल डालते हैं तो ये बेंजीन में चला जाता है। और बेंजीन की रिएक्शन जैसे ही हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण के साथ कराते हैं तो वहां से हमारा बेंजल्डिहाइड आ जाता है। लास्ट रिएक्शन क्या कह रहा है बेटा? ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। अब ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल से अगर फार्मिक अम्ल बने तो इसको सिर्फ गर्म कर दीजिए, और जैसे ही गर्म करेंगे तो फार्मिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, और है कोई क्वेश्चन? हाँ 7 में आ जाइए बेटा। 7 में क्या बोल रहा है? ओस्टवाल्बी द्वारा नाइट्रिक अम्ल सिलेबस से हट गया है। शीश कच्छ सिलेबस से हट गया है। हाँ नेक्स्ट देखिए, मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड की परिभाषा देना है। मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड की परिभाषा देना है। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? जो जल में घोले जाने पर मोनोसेकेराइड में नहीं टूटते हैं, वो मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या है? जिनको जल में घोलने पर दो मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, डाइसेकेराइड कहलाता है। और एक एक उदाहरण दे देना है। तो मोनोसेकेराइड का हो गया ग्लूकोज, और आपका डाइसेकेराइड का हो गया आपके पास सुक्रोज। फिर आपको पुष्टि करना है कि ग्लूकोज में, किसमें बेटा? ग्लूकोज में CHO यानी कि एल्डिहाइड तथा कार्बोनिल समूह होते हैं, इनके लिए एक एक अपक्रिया लिख देना है, और ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभेद लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रोटीन क्या होते हैं इसके प्रमुख स्रोत लिखिए। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, हमारे शरीर में प्रोटीन के मुख्य कार्य, इतना आपको और लिख देना। ठीक, बस ये आपका पूरा पेपर था बेटा। मैंने आपको एक एक सवाल सही से सॉल्व करा दिए हैं, और इनको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा बेटा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7880960882। इस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे, उस फोटो खींच के डाल देना क्वेश्चन की, मैं उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।